नमस्कार मित्रों, हाय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट अमित गुप्ता। टुडे वी डिस्कस द न्यू टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी। जो काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शंस को हम बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ड्रग इंट्रैक्शन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो आज हम पार्ट फर्स्ट में देखते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन है क्या, कैसे कैसे हो सकता है, कितने टाइप का होगा, ये सब हम देखते हैं इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस। तो ड्रग इंट्रैक्शंस क्या है? ड्रग इंट्रैक्शंस refers to the modify of response of one drug by another drug when they are administered simultaneously and quick successions। यानी कि ड्रग इंट्रैक्शंस तब होने की चांसेस रहती हैं जब दो ड्रग एक साथ ली जा रही हैं या एक के बाद एक ड्रग ली जा रही है और दोनों ड्रग की वजह से एक ड्रग दूसरी ड्रग पे कोई उसके प्रभाव को कम कर रही है, प्रभाव को बढ़ा रही है। तो यो एक ड्रग के दूसरे ड्रग पे जो इफेक्ट पड़ रहा है बॉडी पर, एक ड्रग की जैसे दूसरे ड्रग के इफेक्ट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं या अनडिजर्व्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ड्रग इंट्रैक्शंस। यानी कि मॉडिफिकेशन रिस्पॉन्स ऑफ वन ड्रग बाई एंड अदर ड्रग बैन एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली, या फिर एक के बाद एक लेने पर। तो ड्रग इंट्रैक्शन देखे जाते हैं तो बेसिकली ड्रग इंट्रैक्शन की मॉनिटरिंग करें तो वो दो टाइप के आपको ऑब्जर्व होंगे। पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि जो रिस्पांस आ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव होंगे। क्वांटिटेटिव मतलब या तो रिस्पांस बहुत घट गया या रिस्पांस बहुत बढ़ गया है। यानी कि कोई ऐसी जैसे कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या तो कोई ड्रग दी उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी पोटेंसी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर हमने ए ड्रग के साथ में बी ड्रग दी, बी ड्रग की वजह से ए ड्रग का जो कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी थी वो कम हो गई है। तो यानी कि उसके रिस्पॉन्स की क्वांटिटी में बढ़ना या घटना, या रिस्पॉन्स का कम होना, रिस्पॉन्स का ज़्यादा होना, इस टाइप के इंट्रैक्शन को हम क्वांटिटेटिव इंट्रैक्शन कह सकते हैं। द रिस्पॉन्स इज आइदर द इंक्रीज और डिक्रीज इन इंटेंसिटी बाई द वन ड्रग टू आई अनदर ड्रग। एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है या फिर घट रही है, उसके रिस्पॉन्स बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। दूसरा क्या है? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या है? एबनॉर्मल और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है एक ड्रग का दूसरे ड्रग की वजह से। ठीक है, यानी वो ड्रग, मान लो वो ड्रग क्या कर रही थी कि हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी, लेकिन किसी ड्रग की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या हुआ? रिलैक्सेशन होने लगा हमारी मसल्स के अंदर। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो रहा है, दिस इज़ द क्वालिटेटिव। और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जितना, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव। ठीक है, मसल्स के अंदर किसी ड्रग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना या घटना, एक दूसरी ड्रग की वजह से एक ड्रग के रिस्पॉन्स का बढ़ना घटना क्या क्वांटिटेटिव होगा। और अब जो कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन होना, अपोजिट रिस्पॉन्स आना या अनडिजायरेबल इफेक्ट आना, वो सब क्या है? क्वालिटेटिव होंगे। ठीक है, तो जैसे मेडिकल कंडीशन जो ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं आजकल, बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं, उन कॉम्बिनेशन की हेल्प से क्या है, वो कॉम्बिनेशन इतने कंपोनेंट, उनके सिलेक्शन इतना अच्छा होता है कि वो उनके डिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन हमें बहुत सा मार्केट में कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ड्रग के कॉम्बिनेशन भी हो जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या है? दो ड्रग एक साथ ली जा रही हैं, लेकिन उसके क्या है? डिजायरेबल बेनिफिशियल इफेक्ट आ रहे हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसे यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के को ड्रग इंट्रैक्शन को हम ज़्यादा, वो बेनिफिशियल इफेक्ट है उसको हम बेनिफिशियल में इफेक्ट में ड्रग इंट्रैक्शन लेते हैं, लेकिन हमें वो फोकस यहाँ पे करना है जो ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से अनडिजायरेबल इफेक्ट आ रहे हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट आ रहे हैं, या ड्रग का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एंटीबायोटिक यूज़ जो होती हैं एनाल्जेसिक के साथ में, पेनफुल इन्फेक्टिक कंडीशन है तो एनाल्जेसिक को एंटी माइक्रोबियल एजेंट के साथ यूज़ कर लेते हैं, तो यानी कि पेन भी कम हो जाता है, साथ में माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो भी कम हो जाती है। साथ में जैसे एड्रेनलिन को हम यूज़ करते हैं लिडोकेन के साथ में लोकल एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए, तो वो लोकल एनेस्थीसिया आसानी से इंड्यूस हो जाता है क्योंकि मसल्स एड्रेनलिन की वजह से क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, इसलिए। इसी तरीके से एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग जो होती है टीबी में जो यूज़ करते हैं, उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट गेन ना कर पाए। तो इसी तरीके से एरोबिक एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हम कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल यूज़ करते हैं। ये सब क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन है, बट सब क्या है? बेनिफिशरी हैं, किसी थेरेपेटिक या किसी ट्रीटमेंट में वो बेनिफिशरी हो रहे थे। तो इस टाइप के जो इफेक्ट होते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशरी हैं। लेकिन अब कुछ
कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल ड्रग यूज़ कर रहे हैं किसी पेशेंट को जो सफरिंग है एक से ज़्यादा डिसीज़ की, एक से ज़्यादा डिसीज़ उसके किसी पेशेंट को है, जैसे कि मान लो उसके गाउट है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो एक से ज़्यादा जब टाइप की डिफरेंट टाइप की जब पॉलीफार्मेसी चल रही है, डिफरेंट टाइप के ड्रग जब यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होंगे, जो इफेक्ट होंगे वो अलग, एक ड्रग का दूसरी ड्रग पे अलग इफेक्ट पड़ता है। तो जो इफेक्ट अनडिजायर्ड इफेक्ट जो जनरेट होते हैं उसको हम ड्रग इंट्रैक्शन को ज़्यादा कंसिडर करेंगे ऐसे ड्रग इंट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, अनडिजायर्ड इफेक्ट आ रहे हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, द चांसेस ऑफ अनटेड एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन आर ग्रेटर इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी है जिसमें पेशेंट को मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर हैं, मल्टीपल ड्रग चल रही हैं, तो इस कंडीशन में एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी कंडीशन में जब हम पेशेंट को दवा दें, मेडिसिन दें जिससे मल्टीपल टाइप के डिसऑर्डर हैं, तो देख कर देना पड़ता है कौन सी ड्रग को किस ड्रग के साथ दे सकते हैं, कौन सी ड्रग किस ड्रग के साथ नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन जो ऑब्जर्व होंगे वो आपको ज़्यादातर उन्हीं पेशेंट ऑब्जर्व होंगे जो मल्टीपल टाइप की ड्रग ले रहे हैं और मल्टीपल टाइप के क्रोनिक डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, जैसे हाइपरटेंशन भी हो गया है, साथ में उनको डायबिटिक भी है, गाउट भी है, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं उस कंडीशन में। जैसे ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, आप देखते हैं ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको अल्सरेशन की प्रॉब्लम भी हो रही है, हाइपरटेंशन भी हो रहा है, डायबिटिक हो रहे हैं, गाउट की समस्या भी हो रही है, तो मल्टीपल टाइप की ड्रग्स चलती है उनको। नाउ कम टू द ड्रग इंट्रैक्शंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू द टू कैटेगरी। ड्रग इंट्रैक्शन को बेसिकली दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, पहला है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शंस। ड्रग इंट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म की बेस पे है, तो ड्रग इंट्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तो ड्रग इंट्रैक्शन जो है, एडवर्स ड्रग इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, वो डिवाइड किया दो सेक्शन के अंदर, पहला है फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक इंट्रैक्शंस। तो फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन क्या है, दिस इंट्रैक्शन अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रग्स एट द साइट ऑफ एक्शंस वाई अफेक्टिंग इट्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक का पहले आप मतलब जानते ही हैं, पहले ही बता चुका हूँ। फार्माकोकाइनेटिक मतलब ड्रग आपकी बॉडी में कैसे मूवमेंट कर रही है, कैसे एब्जॉर्ब हो रही, ए फॉर एब्जॉर्प्शंस, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ई फॉर एक्सक्रीशन, यानी ए डी एम ई इज रिफर्स टू द फार्माकोकाइनेटिक। यानी इसी ए डी एम ई के चेंजिंग हो रहे हैं और चेंजिंग होने की वजह से दूसरी ड्रग के, एक ड्रग दूसरी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में चेंजिंग कर रही हैं और उसकी वजह से उसके इफेक्ट प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइप के इंट्रैक्शन क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस। ठीक है। अब क्या क्या कॉज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शन क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है अल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शंस, अल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ड्रग का प्रॉपर तरीके एब्जॉर्ब ना हो पाना, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शंस। जैसे क्या होता है कि हम दो ड्रग जब एक साथ लेते हैं तो उनके दो ड्रग एक साथ लेने की वजह से कभी कभी क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो साल्ट सब सॉल्युबल नहीं हो पाएगा तो हमारे वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जब ब्लड में पहुँचेगा नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल एंड पुअरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स इन द गट ल्यूमन एज अकर बिटवीन द टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम आयरन साल्ट, एंटासिड एंड सुक्राल्फेट। देखा गया है कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन के साथ में कैल्शियम दूध ले रहे हैं, तो दूध के साथ में दूध में क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम और आयरन साल्ट ले रहे हैं तो वो सब क्या है, टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं और वो टेट्रासाइक्लिन आसानी से बॉडी में हमारी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। इसी तरीके से एंटासिड भी होते हैं कुछ और सुक्राल्फेट भी होते हैं, ये भी टेट्रासाइक्लिन के साथ में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उसके एब्जॉर्ब को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि एब्जॉर्प्शन उसका अफेक्टेड हो गया, तो एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो गया तो प्रॉपर अमाउंट में जो टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी, जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचेगी तो प्रॉपर इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। तो ये टाइप का इंट्रैक्शन क्या आएगा, फार्माकोकाइनेटिक इंट्रैक्शंस। इसमें क्या हुआ, सच इंट्रैक्शंस कैन बी मिनिमाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टू ड्रग विद गैप ऑफ 2-3 आवर्स सो डैट दे डू नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट ईच अदर इन द GIT। अब ये कंडीशन है, मान लो दो ड्रग एक साथ देने पर इस तरह की एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे कर सकते हैं, एक ड्रग को 2 से 3 घंटे पहले दे दिया, एक ड्रग को हम 2 से 3 घंटे बाद में दे दिया, तो 2-3 घंटे जो गैप रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमारी स्टमक में नहीं होगा, ल्यूमन में नहीं होगा, गट ल्यूमन में नहीं होगा, जिससे वो ड्रग आसानी से एब्जॉर्ब हो पाएगी। यानी कि दोनों ड्रग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही हैं
तो उसमें हम 2 से 3 घंटे का उसमें गैप रखेंगे, तो इससे वो आसानी से एब्जॉर्ब हो पाए। एक पॉइंट ये रह गया उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में पहली बार आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये मतलब ये है कि ड्रग आपके जो ब्लड में पहुँचे उससे पहले उसका वो इनएक्टिव फॉर्म में ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज हो जाए, यानी कि एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाए ब्लड में पहुंचने से पहले, उस कंडीशन क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि ड्रग एक्शन देने से पहले ही क्या हो गई, मेटाबॉलाइज हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जैसे बहुत सारे ड्रग हैं, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल जो ड्रग है अगर उसको हम अगर ओरल देते हैं तो ओरल देने पे क्या होगा कि वो आपके लीवर में पहुंचकर लीवर में लगभग 80 से 90% तक वो क्या होती है, मेटाबॉलाइज हो जाती है। और मेटाबॉलाइज होने की वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी में वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से वो अपना इफेक्ट नहीं हो पाता है। यानी कि ब्लड में पहुंचने से पहले वो क्या हो गई, 90% 80% इनएक्टिव हो गई, मेटाबॉलाइज हो गई, जिसकी वजह से प्रॉपर इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्ट्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण ड्रग प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में पहुंच नहीं पा रही है। जब प्रॉपर अमाउंट ड्रग में पहुंचेगी नहीं तो प्रॉपर इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। आपको बताया होगा, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि जो ड्रग होती हैं वो हमारे जो ब्लड की सीरम है उसमें प्रोटीन पाई जाती है, उससे जाके बाइंड होती हैं। जो एसिडिक ब्लड कुछ ड्रग होती हैं वो आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती हैं, कुछ ड्रग होती हैं वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड होती हैं। और अलग अलग ड्रग की एफिनिटी होती है, अलग अलग टाइप की प्रोटीन पे अलग अलग होती है। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा हो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंड होती है, जिसकी एफिनिटी कम होगी वो कम क्वांटिटी में बाइंड होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग, यानी कि कोई मान लो ए ड्रग है, ड्रग ए को हम ऐसे ले सकते हैं, चलिए कोई ड्रग ए है जो आके एल्ब्यूमिन प्रोटीन से आके बाइंड हो रही है। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन से जाके बाइंड हो रही है और हमने ए के साथ में बी ड्रग ले ली। अब बी ड्रग की एफिनिटी ए ड्रग के कंपेयर में एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड होने की ज़्यादा है, यानी कि एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, बी की, एज़ कम्पेयर टू द ए। ठीक है, अब ए हम ड्रग ले रहे हैं, ए के साथ होने क्या बी ले ली, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बी ड्रग है वो ए को उससे बाइंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होने देगी, जिससे ए ड्रग का अमाउंट होगा वो ब्लड में बढ़ जाएगा, यानी उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो हम ए ड्रग मान लो 100 mg ले रहे थे तो उसमें क्या है, 100 mg जब दे रहे थे तो 50 mg वो बाइंड हो रही थी और 50 mg हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रही थी और साइट ऑफ एक्शन में पहुँच कर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन जब हमने बी ड्रग को ए ड्रग के साथ दिया तो बी ड्रग क्या कर रही है, ए ड्रग को बिल्कुल बाइंड प्रोटीन पे नहीं होने दे रही है, यानी जो 50 mg बाइंड जो ए ड्रग हो रही थी वो भी नहीं हो पा रही है। यानी जब बाइंड नहीं होगी तो कैसा ब्लड में अमाउंट कितना हो गया, 50 mg कितना हो गया, 100 mg हो जाएगा, क्योंकि पहले ख्याल क्या हो रहा था, 50 mg प्रोटीन से बाइंड हो रही थी, 50 mg ब्लड में फ्लो हो रही थी। अब प्रोटीन से बाइंड नहीं हो रही है तो वो भी ब्लड में आ गई, और ब्लड में पहले कितनी थी 50 mg, टोटल का कितना हो गया 100 mg, यानी कि ओवरडोजिंग हो जाती है, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट उस ड्रग के जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग। एंड ड्रग हाईली बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन दैट हैव द relatively small volume of distribution like coumarin, anticoagulant, sulfonylurea, certain acids, anti-epileptic and are particularly liable to displacement interactions। यानी कि कुछ जो हाईली बाउंडेड जो ड्रग है प्रोटीन से वो कुमारिन डेरिवेटिव्स होते हैं जो एंटीकोगुलेंट में यूज़ होते हैं, वो जगह बाइंड होते हैं। सल्फाइनयूरिया में जो आपके सल्फर मिथॉक्साजोल है और सल्फोनामाइड है, और उसके अलावा सल्फाइनयूरिया में आपके ग्लीप्राइड है, ये सभी ड्रग आती हैं। तो वो सब ड्रग क्या होती हैं, हाईली अमाउंट में प्रोटीन से जाकर बाइंड होती हैं और प्रोटीन से जाकर बाइंड होने की वजह से जब दूसरी ड्रग दी जाती है तो वो प्रोटीन से बाइंड ना हो, दूसरी ड्रग की एफिनिटी ज़्यादा होने वो ड्रग क्या होगी, प्रोटीन से बाइंड नहीं होगी, जिससे कारण उनका ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा क्वान्टिटी में ब्लड में बढ़ जाती हैं। तो ये ज़्यादा क्वान्टिटी में ब्लड में बढ़ जाएंगे तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो हम नीचे वाले पॉइंट पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। अल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बाइंडिंग टू द टिश्यू अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लियर्स, यानी कि बाइंडिंग के चेंजिंग होने की वजह से क्या हुआ, जो ड्रग ब्लड में कम अमाउंट में थी वो क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट में जाएगी। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड ड्रग विल इनिशियली राइज द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, यानी कि अगर वो ड्रग प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पा रही है तो यानी ब्लड और प्लाज्मा में उस डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से, यानी कि प्रोटीन बाइंड ना होने की वजह से उसका अमाउंट क्या हो गया, ब्लड में प्लाज्मा बढ़ गया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट होती हैं। तो यानी कि यह दोनों पॉइंट मिला के है कि पहले डिस्प्लेसमेंट प्रोटीन बाउंडिंग ड्रग से होगा, उसके बाद में जब डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होगा, जो
ड्रग बाइंडिंग टिश्यू के इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने की वजह से क्या हो, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनहिबिशन और इंड्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई एक ड्रग दूसरे ड्रग के कुछ ड्रग होती हैं वो अदर ड्रग की मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती हैं, यानी कि उनको इनएक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट कर देती हैं, और कुछ ड्रग होती हैं वो उनके मेटाबॉलिज्म रेट को घटा देती हैं, यानी कि वो जल्दी वो इनएक्टिव नहीं होती हैं। तो वो इनहिबिशन इंड्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती हैं, और कुछ ड्रग होती हैं वो मेटाबॉलिज्म रेट को घटा देती हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, एजोल एंटीफंगल्स हैं, क्लोरमफेनिकोल है, ओमिप्राजोल है, स्रोटिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स है, HIV प्रोटीज इनहिबिटर है, सिमिटिडीन है, सेफ्रोफ्लॉक्सिन है, मेटाडोडाजोल है, ये सभी इंपॉर्टेंट इनहिबिटर्स हैं जो कि मल्टीपल टाइप के ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। इनहिबिटर मतलब रोकना, यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ ड्रग के मेटाबॉलिज्म रोक देते हैं। जब ड्रग मेटाबॉलाइज नहीं हो रही है, मेटाबॉलाइज जब होगी तभी क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो क्या होगा, जब मेटाबॉलाइज नहीं हो रही है वो तो एक्टिव फॉर्म में ज़्यादा टाइम में तक बनी रहेगी, और ज़्यादा टाइम तक बड़ी होने की वजह से क्या हुआ कि एक्टिव अमाउंट ड्रग का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे टॉक्सिक इफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बारोचेट है, फिनोटाइन है, कार्बामेजापिन है, रिफार्मसिन है, सिगरेट स्मोकर है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म है, और सर्टेन पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके मैक्रो एंजाइम इंड्यूसर करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूशन है, मतलब कि वो इस तरह के एंजाइम को ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं जो ड्रग की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। ड्रग की जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो इसका मतलब ड्रग का जो होगा वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में ज़्यादा अमाउंट में कन्वर्ट होगी, ज़्यादा अमाउंट में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर जो होती है वो ज़्यादातर लॉस ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट हो जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का बाय द मैनी अदर ड्रग्स डेट हैकर ड्यू टू एंजाइम म्यूटेशंस। मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं कभी कभी फेल हो जाती हैं, वो फेल इसलिए हो जाती हैं जब अदर ड्रग के साथ में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, तो वो ड्रग क्या करेंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को ईजिली मेटाबॉलाइज कर देती हैं, तो वो ब्लड में क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में कम, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा ब्लड में एक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट होने की वजह से क्या हुआ, उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो वहाँ पर फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ड्रग किसको मेटाबॉलाइज ज़्यादा फास्ट कर रही है और कौन सी ड्रग किसको मेटाबॉलाइज कम फास्ट कर रही है, तो इसका भी हमें ड्रग इंटरेक्शन में सुपरविजन रखना पड़ता है। द टॉक्सिक डोज ऑफ पैरासीटामोल इज लोअर इन द क्रोनिक एल्कोहलिज्म in those and enzyme inducing medications because one of the metabolites of paracetamol is responsible for its overdose hepatotoxicities। यानी कि जो पैरासीटामोल जो है, जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी रहा है, तो उसके लिए अल्कोहल जो पैरासीटामोल की डोज है वो नॉर्मल डोज भी टॉक्सिक डोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पैरासीटामोल जो दारू पी रहा है वो ले रहा है, तो उसकी पैरासीटामोल जल्दी क्या होगी, मेटाबॉलाइज होगी, और जल्दी जो मेटाबॉलाइज होगी, जितनी जल्दी मेटाबॉलाइज होगी उतनी ज़्यादा अमाउंट में क्या बनेगा, मेटाबोलाइट पैरासीटामोल मिलेगी, और मेटाबोलाइट जो पैरासीटामोल होती है वो क्या होती है, लिवर के लिए टॉक्सिक होती है, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो पैरासीटामोल अगर फीवर है, जो पैरासीटामोल ले रहे हैं तो अल्कोहल अवॉइड करें। अल्कोहल अगर आप पिंट्री पियेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल क्या होगी, वो आपकी मेटालाइज होती रहेगी, और जो मेटालाइज फॉर्म पैरासीटामोल ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में स्टोर होगा, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी बनेगा, वो हमारे लिवर के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल की वजह से क्या हुआ, वो पैरासीटामोल जल्दी मेटाबॉलाइज हो रही है, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है, और एक तरह से इंड्यूसर ऑफ मेटाबॉलिज्म कर रहा है, किसका, पैरासीटामोल का। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। दो कारण हो सकते हैं, एक इनहिबिशंस ऑफ मेटाबॉलिज्म, दूसरा इंड्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। जब इनहिबिशन मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग का अमाउंट एक्टिव फॉर्म में बढ़ेगा, और जब इंड्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कोई ड्रग कर रही है, किसी के एंजाइम को बढ़ा रही है, तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा। और कुछ के मेटाबॉलाइज प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल, तो टॉक्सिक के अमाउंट के मेटाबॉलाइट ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। अब आते हैं अल्ट्रेशन ऑफ एक्सक्रीशन। Interaction involving the excretion are important mostly in the case of drug actively secreted by tubulars transport mechanism. Example, probenecid inhibit the tubular secretion, penicillin and cephalosporin and prolong their plasma T-half। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं एक्सक्रीशंस के चेंजिंग होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे जो वो ड्रग हमारी किसी दूसरे ड्रग को के इफेक्ट को इंटैक्ट करती हैं, जैसे जो ड्रग हमारे
एक्सक्रीशन यानी कि जो हमारी नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स से कि यानी कि यूरिन के थ्रू जो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर जा रही थी उसे क्या है नेफ्रॉन्स के अंदर उसे दोबारा रीएब्जॉर्ब करा रही हैं। एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग बाहर ना निकल कर रीनल मेम्ब्रेन में वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या है उसका अमाउंट ब्लड में कंटिन्यू बना रह रहा है। और जब कंटिन्यू ज़्यादा बना रहेगा तो उसका T12 बढ़ जाएगा, प्लाज्मा में लॉन्ग टाइम तक ये रहेगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि जो प्रोमनासिड है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन और सुपरस्पोरिन को ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है उसको इनहिबिट कर देती है। यानी कि प्रोमनासिड के चक्कर में प्रोमनासिड की वजह से पेनिसिलिन और सुपरस्पोरिन है वो यूरिन की हेल्प से बाहर नहीं आ पाती है, वहाँ से बार बार रीअब्जॉर्ब हो जाती है। कहाँ पर? नेफ्रॉन्स के अंदर। जब बार बार रीअब्जॉर्ब हो जा रही है तो यानी कि ब्लड में ज़्यादा टाइम तक वो मेंटेन रहेगी, यानी कि उसका प्लाज्मा T12 टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग टाइम तक वो इफेक्ट देगी। वरना क्या हो रहा था वो नॉर्मली ब्लड से पहले क्या हो रहा था कि 6 घंटे के अंदर वो ब्लड से बॉडी से बाहर निकल जा रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो 6 घंटे से पूरी स्ट्रेंथ में बाहर नहीं निकल पा रही। क्यों? जैसे ही वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने को होती है दोबारा वो क्या होती है रीअब्जॉर्ब हो जाती है नेफ्रॉन्स में ड्यू टू द अनदर ड्रग। यहाँ पर बात करें किसकी? प्रोमनासिड की वजह से। इसी तरीके से डायरेटिक एंड सम एक्सटेंट टेट्रासाइक्लिन है, AC इनहिबिटर्स हैं, सर्टेन एसिड्स हैं, वो आपके क्या करते हैं ब्लड में लिथियम लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे क्यों? क्योंकि ये सब ड्रग क्या करते हैं लिथियम को रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं। जब लिथियम द्वारा रीअब्जॉर्ब होता रहेगा तो क्या होगा लिथियम की कंसनट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। जैसे लिथियम कार्बोनेट मेनली एंटीमिनिक ड्रग होती है, ये आपकी मूड स्टेबलिंग ड्रग कहते हैं, वे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं लिथियम कार्बोनेट। तो जब लिथियम कार्बोनेट किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ध्यान रखें कि जो डायरेटिक्स या टेट्रासाइक्लिन AC इनहिबिटर या एसिड यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे उसकी कंसनट्रेशन को वो बढ़ा देते हैं, ब्लड के अंदर लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके साथ में अगर जब लिथियम की थेरेपी चल रही है इन ड्रग के साथ में तो हम उस कंडीशन में क्या है उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दें। यानी कि वो अगर लिथियम कार्बोनेट दिन में TDS चल रही थी, अगर ये ड्रग चल रही है तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा BD चलेगी, यानी कि 2 टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्लड में मेंटेन है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ये बात हुई किसके? एक्सक्रीशंस की। तो आज हमने डिस्कस किया मेनली फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस कितने टाइप का होता है। अब नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक की बात, अब नेक्स्ट पार्ट में हम फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन की बात करेंगे और जो मेन इंटरेक्शन होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है ड्रग इंटरेक्शन का। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है किसी की नीड ये वीडियो को हेल्पफुल हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।